नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सामान्य विज्ञान का, जिसके अंदर हम देखेंगे बल एवं गति के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको बल एवं गति के बारे में विस्तृत अध्ययन करवाया जाएगा। दोस्तों, अभी तक अगर आपने सामान्य विज्ञान के अंदर जीवाणु और विषाणु से संबंधित 2 वीडियो अपलोड किए गए हैं, वो अभी तक अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आपको कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उसकी नोट्स के माध्यम से इस चैनल पर पूरी तैयारी कराई जाएगी। चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीटेट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उनकी महत्वपूर्ण जो भी सब्जेक्ट है उनकी तैयारी इस चैनल पे आपको करवाई जाएगी। अब अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाले हर न्यू वीडियो की आपको जानकारी मिलती रहे। अब हम देखते हैं हमारा आज का टॉपिक बल एवं गति के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे बल के बारे में। बल होता क्या है? अगर हमें बल का ही पता नहीं है तो हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम बल होता क्या है इसके बारे में देखते हैं। बल लगाने से 2 वस्तुओं में परस्पर क्रिया होना आवश्यक है। यानी अगर हम किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं तो अगर 2 वस्तुएं हैं उन पर अगर हम बल लगाते हैं तो उनके मध्य अंतःक्रिया होना संभव या आवश्यक है। अगर ये वस्तु है और यहाँ से हम इस दूसरी वस्तु इस पर बल लगा रही है तो इन दोनों के मध्य क्रिया होगी। अगर ये वस्तु इस पर धक्का लगा रही है तो ये आगे खिसकेगी, अगर खींच रही है तो अपनी ओर इस दिशा में ये वस्तु जाएगी। तो अंतःक्रिया दोनों वस्तुओं के मध्य होना आवश्यक है। बल वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, अर्थात बल लगाने पर स्थिर वस्तु गतिशील हो सकती है। बल होता है वो वस्तु की स्थिति में क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है, अर्थात बल लगाने पर स्थिर वस्तु गतिशील हो सकती है। एक वस्तु है आपकी ये एक स्थिर वस्तु है, आपने इस पर बल लगाया इधर से। स्थिर वस्तु पर अगर आपने धक्का लगाया तो वो क्या हो जाएगी? गतिशील हो जाएगी और वो गति करने लग जाएगी। तो क्या होता है कि बल वस्तु की स्थिति में क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है। दोस्तों, सामान्य विज्ञान के नोट्स के माध्यम से बहुत शानदार तैयारी आपको इस चैनल पर करवाई जाएगी। आप वीडियो को अंत तक देखते रहें और लाइक जरूर करें। गतिशील वस्तुओं पर गति की दिशा में बल लगाने पर उसकी गति में वृद्धि हो जाती है। कोई वस्तु है जो हर 1 मिनट के अंदर वो 100 मीटर चल रही है, अगर उस पर हम बल लगा देते हैं और उससे थोड़ा सा अधिक बल लगा देते हैं तो वो 1 मिनट में जहाँ 100 मीटर चल रही है वहाँ 1 मीटर में 120 मीटर चलने लग जाएगी। नेक्स्ट है, किसी वस्तु पर परस्पर विपरीत दिशा में 2 बल कार्यरत होने पर वस्तु अधिक मान के बल की दिशा में गतिशील होगी। किसी वस्तु है उस पर परस्पर 2 विपरीत, ये एक वस्तु है, इस पर 2 बल, इधर से भी बल लगा हुआ है और इधर से भी इस पर बल लगा हुआ है। इनमें से अगर यह बल अधिक है तो यह बल ये वस्तु है इस दिशा में जाएगी, और अगर यह बल अधिक है यह बल, तो यह वस्तु किस दिशा में जाएगी? इस दिशा में जाएगी। गतिशील वस्तुओं पर बल लगाने पर उसकी गति में परिवर्तन हो सकता है। जो गतिशील वस्तुएं होती है उन पर बल लगाने में उसकी गति में परिवर्तन हो सकता है। बल लगाने पर वस्तु के आकार की आकृति में परिवर्तन हो सकता है। एक वस्तु है आपके पास, इस प्रकार की वस्तु है आपके पास, अगर इसके ऊपर आप ऊपर से अगर बल लगाते हैं, हथौड़े से इसके ऊपर आप प्रहार करते हैं, आप बल लगा रहे हैं, तो इस वस्तु की आकृति इस प्रकार की हो जाएगी। मतलब कि बल लगाने से जो वस्तु की आकृति होती है उसमें क्या हो जाता है? परिवर्तन हो सकता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने बल का अध्ययन किया। किन्होंने? आइजैक न्यूटन ने बल का अध्ययन किया था। अब आगे देखते हैं बल की विशेषताएं। बल वह कारक है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, वस्तु की गति में परिवर्तन कर सकता है, वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, वस्तु के आकार में परिवर्तन कर सकता है। क्या क्या विशेषताएं? पहली है कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, वस्तु की गति में परिवर्तन कर सकता है,
वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन, यानी कि जो दिशा होती है वस्तु की, जिस दिशा में वो गति कर रही है उसमें परिवर्तन कर सकता है और वस्तु के आकार में परिवर्तन कर सकता है। यह होती है बल की विशेषताएं। बल का मात्रक। अब बल का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों एसआई जो मात्रक पद्धति है इसके अंदर बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, और दूसरा मात्रक होता है वो क्या होता है? डाइन होता है। तो आपको एसआई मात्रक पद्धति के अनुसार क्या मात्रक होता है? वो होता है न्यूटन, और दूसरा है वो क्या है? डाइन। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल गति के नियम दिए थे। न्यूटन ने क्या क्या दिए थे? गुरुत्वाकर्षण बल व गति के जो नियम होते हैं वो दिए थे न्यूटन ने। न्यूटन के नाम पर ही बल के मात्रक का नाम न्यूटन रखा गया। जो न्यूटन है इसके नाम पर ही जो बल का मात्रक है वो क्या है? न्यूटन, वो रखा गया। न्यूटन एक महान गणितज्ञ था। न्यूटन विज्ञान के इतिहास में सबसे अधिक मौलिक तथा प्रभावशाली सिद्धांतवादी के रूप में जाने जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के बल कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम पेशीय बल कि पेशीय बल किसे कहा जाता है। मांसपेशियों से लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। मांसपेशियों, मानव हो चाहे पशु हो, जो शरीर से बल लगाते हैं उसे ही क्या कहते हैं? पेशीय बल कहते हैं। अगर आप किसी को धक्का मारते हैं तो ये क्या होगा? पेशीय बल होगा। मानव व पशु दोनों ही पेशीय बल लगाते हैं। आगे है दूसरा है घर्षण बल। घर्षण बल के बारे में पढ़ेंगे। जब कोई वस्तु किसी सतह पर गति करती है तब उस पर सतह द्वारा गति के विपरीत दिशा में एक बल लगाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। जब कोई भी वस्तु है वो किसी सतह पर गति करती है तब जो सतह होती है, ये एक सतह है, इस पे एक ये वस्तु गति कर रही है, तो इस वस्तु पर यह जो सतह है ये एक विपरीत बल लगाती है, जिसे क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल सदैव गति का विरोध करता है। जो ये वस्तु है ये गति करती है ना, इसका विरोध कौन सा करता है? घर्षण बल इसका विरोध करता है। घर्षण बल परस्पर संपर्क में आने वाली सतह पर निर्भर करता है। सतह जितनी चिकनी होगी घर्षण बल उतना ही कम होगा, सतह जितनी खुरदरी होगी घर्षण बल उतना ही अधिक होगा। अगर सतह है वो चिकनी है तो घर्षण बल बिल्कुल कम होगा, अगर वो खुरदरी है तो घर्षण बल क्या होगा? अधिक होगा। आगे देखते हैं घर्षण बल के उदाहरण। तो दोस्तों पत्थरों को रगड़ने पर आग उत्पन्न होना किसका उदाहरण है? घर्षण बल का उदाहरण है। माचिस की तिल्ली का जलना। जो माचिस होती है हमारी, इस माचिस की जो तिल्ली होती है उस तिल्ली का जलना, जो माचिस की तिल्ली होती है उसको हम यहाँ पे अगर रगड़ते हैं तो वो क्या होती है? जल जाती है। तो ये किसके कारण जलती है? घर्षण बल के कारण ही जलती है। वाहनों के ब्रेक इसी बल के कारण रोकने में सक्षम होते हैं। जो वाहन होते हैं हमारे, उनके जो ब्रेक लगते हैं वो घर्षण बल के कारण ही काम करते हैं और घर्षण बल के कारण ही वाहन रुकते हैं। इसी बल के कारण छिपकली एवं अन्य जीव दीवार पर स्थिर रहते हैं एवं चल फिर पाते हैं। जो घर्षण बल होता है इसी के कारण जो छिपकली व अन्य कोई भी जीव है जो दीवार के ऊपर स्थिर रहते हैं या दीवार पर चल सकते हैं, वो घर्षण बल के कारण ही चल फिर सकते हैं। नेक्स्ट है, दो सतहों को अत्यंत चिकना बना दिया जाए तो उन तत्वों के बीच घर्षण बल बढ़ जाएगा, ना कि घटेगा। अगर दो सतह है, ये दो सतह है हमारी, इनको अगर हम चिकना बना दें, बहुत चिकना बना दें, तो इनके मध्य घर्षण बल का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इनके जो बीच है वो घर्षण बल का मान घटेगा नहीं, क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पॉलिश द्वारा, चिकनाई द्वारा, सनहेक द्वारा, बॉल बियरिंग द्वारा घर्षण को कम कर सकते हैं या कम किया जा सकता है। चिकने फर्श पर कुछ मिट्टी डालकर भी हम घर्षण को बढ़ा सकते हैं। अगर ये चिकना फर्श है हमारा, इसके ऊपर हम अगर मिट्टी डाल देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? हमारे घर्षण को क्या होगा? बढ़ा देते हैं। आगे देखते हैं हम गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। पृथ्वी जिस बल से वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है इसे गुरुत्व बल कहते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, ये कोई भी वस्तु है उसको अपनी ओर आकर्षित करती है, और ये जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती है उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं।
दो कणों के बीच आकर्षण बल ही क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। अगर दो कण है, इनके मध्य जो आकर्षण होता है इसे ही क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसकी प्रास अनंत तक होती है। यह अंतरिक्ष में होने वाली सभी वस्तुओं को संचालित करता है। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अंतरिक्ष में होने वाली सभी वस्तुओं को संचालित कौन सा बल करता है? तो कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल इसका संचालित करता है। जो आकाश के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर जो सभी वस्तुएं संचालित होती है उनको। इससे बल का अपेक्षित सामर्थ्य होता है। नेक्स्ट है हमारा अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल किसे कहा जाता है? जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, उस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जब कोई भी वस्तु एक वृत्तीय पथ पर चलती है तो उस पर एक बल कार्य करता है। वो किधर लगता है? वृत्त के केंद्र की ओर लगता है। कोई भी वस्तु जो एक वृत्तीय पथ पर चलती है तो उस पर एक बल लगता है जो वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। उसको ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अगर ये वस्तु है हमारी, ये एक वृत्तीय पथ पर गति कर रही है तो इस पर एक बल कार्य करेगा केंद्र की ओर, इसको ही हम क्या कहेंगे? अभिकेंद्रीय बल कहेंगे। उदाहरण देखते हैं हम अभिकेंद्रीय बल के। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना। जिस प्रकार हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर लगाता है। पृथ्वी है वो सूर्य की तरफ एक अभिकेंद्रीय बल लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी की तरफ एक अभिकेंद्रीय बल लगाता है। जब हम एक पत्थर के टुकड़े को डोरी से एक सिरे से बांधकर घुमाते हैं तो डोरी पर हमें तनाव लगाना पड़ता है। अगर हम एक पत्थर का टुकड़ा है उसको एक डोरी पर बांध देते हैं और फिर इसको हम इस प्रकार घुमाते हैं तो जो ये हमारी डोरी है, इस डोरी पर हमें क्या लगाना पड़ता है? तनाव लगाना पड़ता है। कीचड़ पर तेजी से चलती मोटरसाइकिल पहिए से चिपटकर ऊपर की ओर फेंक दिए जाते हैं। जो कीचड़ में अगर हम मोटरसाइकिल चलाते हैं तो जो मोटरसाइकिल के पहिए होते हैं उन पहियों के जो कीचड़ के कण लगते हैं इनको ऊपर फेंक दिया जाता है और ये किस कारण होता है? अभिकेंद्रीय बल के कारण होता है। साइकिल सवार मोड़ पर अपने केंद्र की तरफ मुड़ता है। कोई भी साइकिल सवार होता है, अगर हमारी ये मोड़ है, इस प्रकार हमारी मोड़ है तो साइकिल सवार यहाँ से जाएगा तो वो इधर जाएगा तो यहाँ से वो क्या होगा? इधर की ओर झुकेगा। और ये क्यों झुकता है? अभिकेंद्रीय बल के कारण ही। आकाश में उड़ते हवाई जहाज क्षैतिज तल में मुड़ते समय कुछ तिरछा इसी कारण हो जाते हैं। मोड़ पर बार से सड़क कुछ ऊपर उठी हुई बनाई जाती है ताकि आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त हो सके। मोड़ होती है वहाँ पे, यह सड़क है हमारी, तो ये क्या होती है? ये तो साइड होती है नीची और ये साइड क्या होती है? ऊपर। ये साइड ऊंची और ये नीची रहती है क्योंकि आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इसको नीचा बनाने से प्राप्त हो सकता है। आगे हम देखते हैं अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, जब कोई पिंड किसी वृत्तीय मार्ग पर चलता है तो उस पर केंद्र के विपरीत एक बल कार्य करता है जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। जब कोई भी पिंड है ये वृत्तीय पथ पर चल रहा है तो ये पिंड है जो एक वृत्तीय पथ पर चल रहा है तो इसके केंद्र के विपरीत बल कार्य करता है। जो केंद्र पर न करके काम क्या करता है? विपरीत कार्य करता है। इसको क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल कहते हैं। इसके हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। कपड़ा धोने की मशीन की क्रिया, जो कपड़ा धोने की मशीन आप सभी ने देखी होगी, उसकी जो क्रिया होती है वो किस पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि कपड़ा धोने की मशीन की क्रिया होती है उसमें कौन सा बल कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल। दूध से मक्खन निकालने की क्रिया, सर्कस में मौत के कुएं में मोटरसाइकिल का संतुलन बनाए रखना। दोस्तों एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सर्कस में मौत के कुएं में मोटरसाइकिल का संतुलन बनाए रखना, ये कौन सा बल है जो यहाँ पे कार्य करता है? तो यहाँ पे कौन सा बल कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल यहाँ पे कार्य करता है। वृत्तीय पथ पर गति करते पिंड का दूर जाकर गिरना, जो वृत्तीय पथ होता है वहाँ पर गति करते हुए पिंड होते हैं वो उनका दूर जाकर गिरना भी अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है।
आगे है विद्युत चुंबकीय बल। दोस्तों विद्युत चुंबकीय बल होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्थिर विद्युत बल और दूसरा है चुंबकीय बल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्थिर विद्युत बल के बारे में। स्थिर विद्युत बल किसे कहा जाता है? स्थिर विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाला बल को ही स्थिर विद्युत बल कहते हैं। जो स्थिर विद्युत आवेशों के मध्य लगता है, स्थिर कोई भी जो विद्युत आवेश है वो स्थिर है, उनके मध्य जो बल लगता है उनको ही क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत आवेश बल कहते हैं। नेक्स्ट है चुंबकीय बल। दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाला बल ही चुंबकीय बल कहलाता है। दो चुंबकीय ध्रुव होते हैं, उनके बीच जो बल लगता है उसको क्या कहते हैं? हम चुंबकीय बल कहते हैं। चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक स्थायी होता है। जो चुंबकीय बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है? अधिक स्थायी होता है। चुंबक के कारण चुंबकीय पदार्थों पर लगने वाला बल को चुंबकीय बल कहते हैं। चुंबक के कारण चुंबकीय पदार्थों पर जो लगने वाला बल होता है उसको ही क्या कहते हैं? चुंबकीय बल कहते हैं। गुरुत्व बल, पेशीय बल, स्थिर विद्युत बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल के अलावा और भी कई बल होते हैं। इन 5 बलों के अंदर भी बहुत सारे बल होते हैं जिनके बारे में हम अब आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे इनमें संतुलित बल। संतुलित बल किसे कहा जाता है? जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य करते हों तथा प्राप्त होने वाला बल परिणामी बल शून्य हो तो वह संतुलित बल कहलाता है। जब कोई वस्तु है हमारी, उस पर एक साथ कहीं बल, इधर से एक 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 बल, कहीं बल कार्य कर रहे हैं और इनका परिणामी बल है वो क्या हो? 0 हो। जो परिणामी बल शून्य हो तो उसे क्या कहा जाता है? संतुलित बल कहा जाता है। एक वस्तु पर दो तरफ से बल लगाने पर वस्तु में कोई गति नहीं होती है। अगर ये वस्तु है, इस पर इधर से भी हम बल लगाते हैं, इधर से भी बल लगाते हैं और वस्तु स्थिर रहती है, तो इसको क्या कहेंगे? हम संतुलित बल कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा असंतुलित बल। जब वस्तु पर एक साथ कहीं बल कार्य करें और प्राप्त होने वाला परिणामी बल शून्य ना हो, यानी शून्य ना हो, तो वह असंतुलित बल कहलाता है। ये एक वस्तु है, इस पे एक बल इधर से लगता है, एक बल इधर से लगता है और यह बल इस बल की तुलना में क्या है? अधिक है ये बल, तो ये वस्तु इधर गति करने लग जाएगी। तो वस्तु क्या, जो परिणामी बल होगा वो शून्य नहीं होगा, तो इससे क्या कहेंगे? असंतुलित बल कहेंगे। और इस स्थिति में वस्तु क्या करेगी? एक दिशा में गति करेगी। नेक्स्ट है प्रत्यानयन बल। ये एक ऐसा बल है जो हमेशा केंद्र या मध्य बिंदु की ओर लगता है। प्रत्यानयन बल होता है वो किधर लगता है? केंद्र बिंदु ले लो या मध्य बिंदु ले लो, उस दिशा में लगने वाला बल ही प्रत्यानयन बल कहलाता है। आगे देखते हैं हम बल आघूर्ण। बल आघूर्ण किसे कहते हैं? बल आघूर्ण बल द्वारा एक पिंड को अपने अक्ष के चारों ओर इर्द गिर्द घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के चारों ओर इर्द गिर्द घुमाने की प्रक्रिया है, उसको ही हम क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। कुछ उपकरण जो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं स्क्रू का घूमना। एक स्क्रू होता है, इस प्रकार का स्क्रू होता है शायद, वो बल आघूर्ण के, अगर इसको हम घुमाएंगे और यहाँ किसी जगह इसको हम फिट करेंगे तो ये एक बल आघूर्ण का कार्य करेगा। गिरनी हो, जैसे दरवाजे का खोलना या बंद करना, ये हमारा दरवाजा है, इसको हम खोलेंगे बंद करेंगे, खोलेंगे बंद करेंगे, खोलेंगे बंद करेंगे, ये क्या होगा? बल आघूर्ण। हैंडपंप से पानी निकालना, जो हमारा हैंडपंप होता है उससे अगर हम पानी निकालते हैं तो एक हत्या लगा रहता है, उसको हम ऊपर नीचे करते हैं, ये क्या होगा? हमारा बल आघूर्ण। जैसे उत्तोलक, ये सभी बल आघूर्ण के उदाहरण है। आगे हम देखते हैं बल आघूर्ण का सूत्र। तो दोस्तों बल आघूर्ण का सूत्र होता है बल इंटू आघूर्ण भुजा। उस पर बल कितना लग रहा है और भुजा की लंबाई कितनी है। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर होता है। न्यूटन मीटर इसका क्या होता है? बल आघूर्ण का मात्रक होता है। आगे हम देखेंगे सहसंजक बल। सहसंजक बल किसे कहा जाता है? एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल सहसंजक बल कहलाता है। जब एक ही पदार्थ के अणु के मध्य, जब एक ही पदार्थ के दो अणु हो और इनके मध्य जो बल लगता है इसको ही सहसंजक बल कहते हैं। इनके मध्य आकर्षण बल लगेगा और उसको ही सहसंजक बल कहेंगे।
वह अधिकतम दूरी जिस पर दो अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं आणविक प्रास कहलाती है। वो अधिकतम दूरी, एक बल अणु यहाँ पे है, एक अणु यहाँ पे है, ये दोनों अपने आप को आकर्षित करते हैं दोनों। तो जो अधिकतम दूरी है जहाँ तक ये अपने आप को आकर्षित करते हैं उसको क्या कहते हैं, आणविक प्रास कहते हैं। गैसों में सहसंजक बल का मान शून्य होता है। गैसें होती हैं उनमें सहसंजक बल का जो बल है उसका मान शून्य होता है, और ठोसों में सहसंजक बल का मान बहुत अधिक होता है, जिससे ठोसों में आकार निश्चित होता है। आगे देखते हैं सहसंजक बल के उदाहरण। सहसंजक बल के उदाहरण है, सहसंजक बल के कारण ही किसी द्रव्य की बूंदें संपर्क में आते ही मिलकर एक हो जाती है। अगर एक बूंद है, दूसरी बूंद को हम यहाँ पे गिराएंगे तो जैसे ही ये टच होगी, टच होते ही ये दोनों एक हो जाएगी। ये किस कारण होगी, सहसंजक बल के कारण ही। जल में भीगी कांच की प्लेट को अलग करने में कठिनाई उत्पन्न होती है क्योंकि इसमें सहसंजक बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। आगे हम देखेंगे असंजक बल। असंजक बल क्या होता है, भिन्न भिन्न पदार्थों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल असंजक बल कहलाता है। जो भिन्न भिन्न पदार्थ होते हैं उनके मध्य जो आकर्षण बल लगता है उसको ही असंजक बल कहते हैं। उदाहरण देखते हैं इसका, लिफाफे पर डाक टिकट असंजक बल के कारण ही चिपकते हैं। जो लिफाफे होते हैं उनके ऊपर जो डाक टिकट होती है वो किसके कारण, असंजक बल के कारण ही चिपकते हैं। अब आगे देखते हैं हम दाब के बारे में। बलों के बारे में हमने पढ़ लिया है, अब देखते हैं दाब के बारे में। दाब के बाद में देखेंगे गति के बारे में। दाब किसे कहते हैं, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को दाब कहते हैं। कोई भी वस्तु है हमारी, ये एक वस्तु है, इसके एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले, ये लंबवत हो गया, ये एकांक क्षेत्रफल हो गया, इस पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। अब दोस्तों दाब का सूत्र क्या होता है, दाब कैसे पता किया जाए, तो दोस्तों दाब का सूत्र होता है, वो होता है बल अपॉन संपर्क, यानी कि जितने क्षेत्रफल पर वो बल लगा है, बल अपॉन संपर्क क्षेत्रफल F/A, ये होता है दाब का सूत्र। दाब का मात्रक, यदि बल F को न्यूटन में तथा क्षेत्रफल A को वर्ग मीटर में व्यक्त करें, जो क्षेत्रफल है A उसको वर्ग मीटर में व्यक्त करें तो दाब का मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होगा। क्या होगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होगा। ये होगा दाब का मात्रक। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को पास्कल भी कहते हैं। जो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, इसको क्या कहते हैं, पास्कल भी कहते हैं। किसी वस्तु पर लगाया गया दाब वस्तु पर आरोपित बल पर निर्भर करता है। यदि बल का मान समान रहे तथा क्षेत्रफल घटाया जाए तो दाब बढ़ जाता है। जो बल होता है हमारा लंबवत बल लगता है वो तो क्या हो, समान हो, और क्षेत्रफल कम किया जाए तो दाब बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, दाब का मान बढ़ जाएगा। दाब का मान दबाई जाने वाली वस्तु के संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जब संपर्क क्षेत्रफल कम होता है तब दाब अधिक लगता है। किसी वस्तु पर लगाया गया दाब वस्तु पर आरोपित बल एवं संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं वायु दाब के बारे में कि वायु दाब क्या होता है। वायु प्रत्येक स्थान पर सभी दिशाओं में समान रूप से दाब डालती है। जो वायु होती है वो सभी स्थान पर दाब डालती है, सभी दिशाओं से और समान रूप से क्या डालती है, दाब डालती है। वायु द्वारा 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को वायु दाब कहते हैं। अब वायु दाब किसे कहते हैं, वायु द्वारा 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को वायु दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से। हमारे चारों तरफ के वायुमंडल द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। जो हमारे चारों तरफ का वायुमंडल है उसके द्वारा लगाए गए दाब को क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। समुद्र तल पर औसतन वायुमंडलीय दाब का मान 1,01,325 पास्कल होता है। वायु दाब में अंतर के कारण ही हवाएं चलती है। जो वायु दाब होता है इसके में अंतर के कारण ही हवाएं चलती है।
एग्जाम के अंदर आपसे ये पूछा जा सकता है हवाएं क्यों चलती है, वायु दाब में अंतर के कारण, दाब में अंतर के कारण, कुछ भी ऑप्शन देके आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है द्रव्य दाब और उसके प्रभाव। जो द्रव्य दाब होता है वो और उसके प्रभाव। द्रव्य पात्र की दीवारों पर दाब डालते हैं। जो हमारा ये पात्र है इसमें अगर हमने द्रव्य डाल रखा है तो ये क्या करेगा, जो पात्र की ये दीवारें हैं इन पर द्रव्य है वो क्या डालेगा, दाब डालेगा। वायु की तरह द्रव्य भी दाब डालते हैं। जिस प्रकार वायु दाब डालती है उसी प्रकार जो द्रव्य होते हैं वो भी क्या करते हैं, दाब डालते हैं। द्रव्य की स्तंभ की ऊंचाई बढ़ने पर द्रव्य का दाब भी बढ़ जाता है। द्रव्य की जो स्तंभ ऊंचाई होती है, स्तंभ ऊंचाई बढ़ने पर द्रव्य का जो दाब है वो भी बढ़ता जाता है। एक ही क्षैतिज पर स्थित बिंदु पर जलदाब का मान बराबर होता है। क्षैतिज के अंदर इस बिंदु पे ले लो, इस बिंदु पे ले लो, इस बिंदु पे ले लो, जो दाब होगा वो जलदाब बराबर होगा। गहराई के बढ़ने से द्रव्य का दाब भी बढ़ता है। जिस प्रकार गहराई बढ़ती है उसी प्रकार द्रव्य का दाब बढ़ता है। तरल में डूबी हुई वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है जिसे उत्प्लवन बल कहते हैं। ये तरल है, इसके अंदर एक वस्तु ये डूबी हुई है, इस बल पे एक वस्तु पे एक ऊपर की ओर बल कार्य करेगा, उसको क्या कहेंगे, उत्प्लवन बल कहेंगे। तरल पदार्थों का यह गुण उत्प्लावकता कहलाता है, अर्थात उत्प्लावन बल बराबर वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य का भार। आगे देखते हैं हम महत्वपूर्ण तथ्य। गहराई में द्रव्य का दाब अधिक होता है। जितनी गहराई होगी वहाँ द्रव्य का दाब अधिक होगा। जो हम ऊंचाई पर जाते हैं वायु दाब कम हो जाता है। जितना हम ऊंचाई पर जाएंगे उतना ही वायु दाब कम होगा। जल वितरण के लिए जल की टंकी अधिक ऊंचाई पर बनाई जाती है ताकि अधिक दाब के कारण जल वितरण ऊंचाई पर स्थित स्थानों पर भी हो सके। वायुमंडल की वायु मनुष्य के शरीर पर इतना अधिक दाब लगाती है कि शरीर पर लगभग 15,000 किलोग्राम भार बल लगता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की वायु मनुष्य के शरीर पर कितना दाब लगाती है। तो दोस्तों शरीर पर लगभग 15,000 किलोग्राम भार बल लगता है, इतना दाब लगाती है वायुमंडल की वायु। अब हम पढ़ेंगे गति के बारे में। गति किसे कहते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे गति की परिभाषा। गति किसे कहा जाता है, समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। समय के साथ जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है उसको ही क्या कहते हैं, गति कहते हैं। एक ही पथ पर एक ही प्रकार की गति को बार बार दोहराया जाना आवर्त गति है। जिस प्रकार यह है एक ऊपर के सिरे से एक पत्थर लटका के उसको अगर हम हिलाते हैं तो ये पत्थर इस प्रकार हिलता रहता है, इसको हम क्या कहेंगे, गति कहेंगे। अगर ये पत्थर है इसको हम यहाँ तक लेकर आए तो इसको क्या कहेंगे, हम गति कहेंगे। गतियों के प्रकार, गतियों के प्रकार कितने होते हैं, उनमें पहली हमारी गति है वो है सरल रेखीय गति। सरल रेखा में होने वाली गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। एक सरल रेखा हो, ये हमारी सरल रेखा है, यहाँ से कोई वस्तु इतनी दूर चलकर आ गई है तो ये क्या होगी, हमारी सरल रेखीय गति होगी। सीधी सड़क पर वाहन की गति, फिसल पट्टी पर फिसलता बालक, सीधी पटरी पर रेलगाड़ी की गति, यह है सरल रेखीय गति के उदाहरण। आगे है वर्तुल गति। तो दोस्तों वर्तुल गति है वो किसे कहा जाता है, जब कोई वस्तु एक निश्चित वर्ताकार पथ में घूमती है तब यह गति वर्ताकार गति कहलाती है। जब कोई भी वस्तु एक निश्चित वर्ताकार पथ में घूमती है तो इसे वर्ताकार गति कहते हैं। ये हमारा एक वर्ताकार पथ है, एक वस्तु है जो इसके चारों ओर घूम रही है तो इसको क्या कहेंगे, हम वर्ताकार गति। कोल्लू के बेल का वर्ताकार पथ में घूमना, चक्री झूले का घूमना, यह दोनों वर्तुल गति के उदाहरण है। आगे है कंपन गति। किसी पिंड या कण की साम्यावस्था के इर्द गिर्द होने वाली आवर्त गति को कंपन गति या दोलन गति कहते हैं। अर्थात वह गति जिसमें वस्तु कंपन करती है उसे कंपन गति कहते हैं। कोई वस्तु है जो कंपन करती है तो उसको ही कंपन गति कहते हैं।
यानी जिसकी वो जो वस्तु है वो अपनी साम्य अवस्था यानी जहाँ पर वो स्थित है इसके इर्द गिर्द कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी वापस स्थान पे, इससे ही क्या कहा जाता है, कंपन गति कहा जाता है। कंपन गति करते हुए वस्तु के कण निश्चित समय बाद अपने पथ को दोहराते हैं, अतः कंपन गति आवर्त गति का उदाहरण है। यह भी पूछा जा सकता है कि कंपन गति किस गति का उदाहरण है, आवर्त गति का उदाहरण है। उदाहरण, पदार्थ के अणु की गति, सितार के तार की गति। जो पदार्थ के अणु होते हैं उनकी गति, या सितार के तार होते हैं वो इधर आएंगे, इधर जाएंगे, वापस इधर आएंगे, वापस इधर जाएंगे, तो ये होते हैं कंपन गति के उदाहरण। आगे देखते हैं घूर्णन गति। साइकिल का पहिया अपने अक्ष पर घूमता है, पहिया की इस गति को घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन गति, जिस प्रकार एक साइकिल का पहिया होता है, ये पहिया है, ये घूमेगा, इस प्रकार से घूमता रहेगा और इसी को एक ये केंद्र बिंदु पे घूमता रहता है, मध्य केंद्र बिंदु है उसके ऊपर ये घूमता रहता है, इसी गति को क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। घूमते हुए लट्टू या कुमार के चाक में भी घूर्णन गति होती है। किसी निश्चित अक्ष के चारों तरफ होने वाली गति को घूर्णन गति कहते हैं। एक अक्ष है आपका, इसके चारों ओर, ये अक्ष हो गया, ये चारों ओर जो गति होती है इसको ही घूर्णन गति कहते हैं। उदाहरण है इसके साइकिल के पहिए की गति, पंखे की गति। साइकिल का जो पहिया होता है वो एक जो हमारी छत पे लगा हुआ पंखा है उसकी गति है घूर्णन गति के उदाहरण। आगे है आवर्त गति। आवर्त गति किसे कहते हैं? ऐसी गति जो निश्चित समय के बाद दोहराई जाती है आवर्त गति कहलाती है। ऐसी गति जो एक निश्चित समय के बाद दोहराई जाती है उसे आवर्त गति कहते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि ये हमने एक लटका दिया यहाँ से पत्थर बांध के और इसको हमने एक बार बल दे के छोड़ दिया, तो यहाँ से यहाँ पे आएगा, यहाँ से वापस यहाँ पे जाएगा, यहाँ से वापस यहाँ पे आएगा। तो एक निश्चित पथ के वापस जाके वापस आके वापस जाके वापस आके एक निश्चित पथ दोहरा रहा है, इसे ही आवर्त गति कहते हैं। घड़ी के पेंडुलम की गति, बालक के झूलने की गति, यह है आवर्त गति के उदाहरण। आगे देखते हैं विस्थापन। विस्थापन किसे कहा जाता है? किसी वस्तु की स्थिति सदिश में परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं, अर्थात प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति को जोड़ने वाली सरल रेखा की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। तो दोस्तों विस्थापन को कैसे समझ सकते हैं कि एक आदमी है जो ए बिंदु से प्रारंभ होकर बी पे आया, बी से सी पे गया। अब इसका विस्थापन क्या होगा? गति तो इसने की है 5 मीटर और 12 मीटर 17 मीटर इन्होंने कुल गति की है, लेकिन विस्थापन कितना है? तो दोस्तों विस्थापन होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य जो सरल रेखा की न्यूनतम दूरी है उसको, तो न्यूनतम दूरी क्या होगी? 13 मीटर। यह होगा इसका विस्थापन। आगे देखते हैं त्वरण के बारे में। त्वरण किसे कहते हैं? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर उसका त्वरण कहलाता है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और इसका मात्रक होता है मीटर प्रति वर्ग सेकंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, यह होता है त्वरण का मात्रक। आगे है कोणीय विस्थापन। वर्तीय गति करती हुई कोई वस्तु निश्चित रेखा से जो कोण बनाती है उसे ही कोणीय विस्थापन कहते हैं। जो वर्तीय गति करती हुई कोई वस्तु होती है वो निश्चित रेखा से जो कोण बनाती है उसे ही कोणीय विस्थापन कहते हैं और इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन या डिग्री इसका मात्रक होता है। आगे देखते हैं कोणीय विस्थापन के बाद में कोणीय वेग। कोणीय वेग किसे कहा जाता है? वर्तीय गति करती हुई वस्तु के कोणीय विस्थापन के समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। जो वर्तीय गति करती हुई कोई वस्तु है उसके कोणीय विस्थापन के समय, जब कोणीय विस्थापन होता है के समय के सापेक्ष परिवर्तन को ही, परिवर्तन की जो दर होती है उसको ही कोणीय वेग कहते हैं। इसका मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड अथवा डिग्री प्रति सेकंड। आगे है आयाम, और आयाम से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है। आयाम किसे कहते हैं? कंपन करने वाली वस्तु का मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को ही आयाम कहते हैं। जिस प्रकार हम चित्र से देखते हैं कि एक हुक से एक पत्थर लटकाया गया है और इसको
कंपन करवाया गया है। और ये जितना यहाँ पे कंपन कर रहा है, कितना कंपन कर रहा है, इतना ये कंपन कर रहा है, तो अधिकतम विस्थापन जो इसकी मध्य स्थिति है, इससे ये जो अधिकतम विस्थापन कर रहा है, इसको ये क्या कहेंगे, हम यहाँ पे आयाम कहेंगे। आगे है हमारे सरल लोलक। सरल लोलक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सरल लोलक, जब किसी डोरी का एक सिरा दृढ़ आधार से बंधा होता है या जुड़ा होता है, उस डोरी के दूसरे सिरे पर कोई भारी पिंड या वस्तु लटकी हुई हो जो ऊर्ध्वाधर तल में स्वतंत्रता पूर्वक दोलन करती हो, तो ऐसे प्रबंध को सरल लोलक कहते हैं। और चित्र के द्वारा इसको हम समझ भी सकते हैं। कैसे कि हमें यहाँ पे दिया गया है एक सरल लोलक, एक दृढ़ आधार है, इससे एक पत्थर लटका दो या कोई भारी पिंड लटका दो, तो ये लटका दिया हमने पिंड। फिर यहाँ से इसको हम धक्का मारते हैं तो ये एक दोलन करेगा, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। ये एक क्या हो गया, हमारा सरल लोलक हो गया। तो हमने पढ़ लिया है सरल लोलक। अब आगे पढ़ेंगे मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की गति के बारे में। जब कोई वस्तु का ऊपर से मुक्त रूप से गिराया जाता है तो वह गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरने लगती है और पृथ्वी की सतह के निकट आते आते उसका वेग भी बढ़ता जाता है और वेग में त्वरण उत्पन्न हो जाता है जो गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। मुक्त रूप से गिराई हुई वस्तु के भार पर गुरुत्वीय त्वरण का मान एक समान होता है। जैसे एक समान ऊंचाई से गिराया हुआ एक पंख एक सिक्के की तुलना में देरी से पृथ्वी पर पहुंचता है। क्या है कि एक समान ऊंचाई से गिराया हुआ एक पंख, कोई भी पंख ले लो आप, एक सिक्के की तुलना में अधिक देरी पर पृथ्वी पर पहुंचता है। यदि पिंड को ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिराया जाए तो उसका वेग बढ़ता जाता है, इसे गुरुत्वीय त्वरण धनात्मक होता है। और यदि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाए किसी पिंड को तो उसका वेग कम हो जाता है, इसे गुरुत्वीय त्वरण ऋणात्मक होता है। यदि पिंड ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरता है तो इसका वेग शून्य होता है। कोई भी पिंड जो ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरता है तो उसका वेग क्या होता है, हमेशा शून्य होता है। याद रखने बातें हैं। आगे हैं हमारे जड़त्व। वस्तुओं का वह अंतर्निहित गुण जिसके कारण वे अपने विराम अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति में स्वयं परिवर्तित न करती है, जड़त्व कहलाता है। यह एक वस्तु का गुण होता है जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था या सरल रेखा में जब गति करती है तो वह स्वयं की जो परिवर्तन, स्वयं की जो स्थिति है उसके अंदर परिवर्तन नहीं करती है, तो उसे ही क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं भौतिक शास्त्री न्यूटन ने गति के प्रमुख 3 नियम दिए हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्यों वीडियो लंबा हो रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें और दोस्तों कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।